नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका ड्रीम लीडर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके हमें साक्ष्य और साहित्यिक वर्णन प्राप्त हैं, किंतु वह साहित्यिक वर्णन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इसका प्रमुख उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को एक एक कर पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसोन ने की थी। चार्ल्स मैसोन जो कि एक इंग्लैंड के ट्रैवलर थे, वो भारत घूमने आए थे। तो उन्होंने 1826 में कुछ टीले देखे तो उन्होंने इसके साक्ष्य लिए, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई उस समय नहीं हुई थी। तो उस समय तो वह भारत का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने जो जहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए थे आज वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। तो माना जाता है कि चार्ल्स मैसोन ने ही 1826 में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए थे। इसके बाद 1856 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बना, तो उसने यहाँ के फॉसिल्स और वहाँ के कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए और उन पर खोज की। किंतु उस समय भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतना परिपक्व नहीं था और उन्हें भी खुदाई और कार्रवाई की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि सर्वप्रथम 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फॉसिल्स को इकट्ठा किया और उनकी देखरेख की, तो इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पूछा जाता है कि भारत के पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आप लोग कहेंगे ये फॉसिल्स वगैरह जितने भी साक्ष्य होते हैं ये सब एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, उसको कहा जाता है संग्रहालय। तो ये फॉसिल्स जहाँ पर इकट्ठे किए गए थे उसे इंडिया म्यूज़ियम कहा जाता था, जो कि आज भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जो कि कलकत्ता में स्थित है। 1899 से 1905 में जब लॉर्ड कर्जन जो कि खुद एक पुरातत्वविद था, जब वो भारत का वायसराय बन के आया तो उसने यहाँ पर खोज की और भारत में उत्खनन की परमिशन दे दी गई। तो चेयरमैन जॉन मार्शल इंडियन म्यूज़ियम के हेड थे, जो कि उनको जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी की दो अलग अलग टीमें बनाकर 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा और 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई की शुरुआत की थी। पहले इन प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी से पहले हम लोग इनके स्थलों की दिशा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार माना गया है क्योंकि यहाँ से मिलने वाले स्थलों की जो मैप पर यानी मानचित्र पर जब सबकी रूपरेखा मिलाई गई तो यह त्रिभुजाकृति का मिलता है। जैसे कि मांडा जम्मू कश्मीर से सबसे नॉर्थ साइड मानी गई है, आलमगीरपुर सबसे ईस्ट साइड है, साउथ वेस्ट साइड दैमाबाद गुजराबाद है और वेस्ट साइड सुतकांगेडोर है। इन सभी प्रमुख स्थलों के इर्द गिर्द सबसे होते हुए मानचित्र पर जब रूपरेखा खींची गई तो यह आकृति एक त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। मांडा जो कि सबसे उत्तरी स्थल है, जो चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर स्थल जो कि हिंडन नदी के तट पर है, जो कि सबसे पूर्वी स्थान है, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुतकांगेडोर जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है, सबसे पश्चिमी स्थान है। दैमाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो ये सभी हमने सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी स्थलों के बारे में प्रकाश डाला। ये सब पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में
कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, नॉर्थर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मांडा। ऐसे करके कई क्वेश्चंस आए दिन परीक्षार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानेंगे। यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन और जल निकासी थी। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में स्थित हैं। इसके प्रमुख स्थलों में हम धीरे धीरे बाय डिटेल लिखते हैं और बताते हैं। सबसे पहले स्थल आता है जिसकी खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में, जो कि रावी नदी के तट से मिली है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा, इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी और इस सभ्यता का सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा में खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्ष का अन्नागार था। जिस प्रकार हमारे हाथ हैं दायां और बायां, इसी प्रकार अन्नागार के कमरे भी दाएं और बाएं ओर मिलते हैं। 6 कमरे दाईं ओर और 6 कमरे बाईं ओर, बीच में बरामदा मिलता है। इस सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। अन्नागार में हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे प्रमाणित किया जाता है कि इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। यहीं पर हमें कई लोगों के एक समाधि स्थल मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है, जहां से हमें 37 समाधि या 37 शव प्राप्त हुए हैं। तो उसका नाम पुरातत्वविदों ने लिखा R37। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक कब्रिस्तान R37 या समाधि 37 मिला है हड़प्पा से। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में ही थी। कई जगह यहाँ हम इसी सभ्यता के कई प्रमुख स्थलों पर राख से भरे हुए बर्तन मिले हैं, अस्थियों की राख से भरे हुए बर्तन। तो माना जाता है कि वहाँ उन शहरों में मनुष्य के शवों को जलाया जाता होगा, लेकिन हड़प्पा शहर में शवों को दफनाने की प्रथा थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति यहाँ मिली है। एक मूर्ति मिली है जिसकी योनि से वृक्ष और फूल पत्तियाँ निकल रही हैं, तो माना जाता है कि ये उर्वरता की देवी है और यहाँ इसको पूजा जाता होगा। यहीं से शंख का बना हुआ बैल भी मिलता है। यहाँ से बटन की आकार की मोहरें, जिसमें हाथी, चीता, भेड़, हिरण आदि के चिन्ह प्राप्त होते हैं, किंतु गाय का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है कि बैल और एक सींग वाला राइनो की प्रमुख थे और गाय का इतना महत्व नहीं था। दूसरी और प्रमुख साइट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, जो कि वर्तमान में लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार थी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे फेमस साइट यानी प्रसिद्ध स्थल मिला है वो एक विशाल स्नानागार है। यहाँ सभी घरों में एक कुएं का साक्ष्य मिला है, जिससे माना जाता है कि लोग नहाने के लिए उस कुएं का प्रयोग करते होंगे, लेकिन पूजा अर्चना या किसी विशेष प्रयोजन के लिए सभी लोग विशाल स्नानागार में स्नान के लिए आते होंगे। यहाँ से नटराज की मूर्ति, जो कि शिव जी की मूर्ति मानी जाती है, जो कि उनके तांडव नृत्य का एक हिस्सा है, वो प्राप्त हुई है। इससे पता लगता है कि भारत का सबसे पुरानी नृत्य कला शिव तांडव थी, जो कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपतनाथ की मूर्ति, जिसे पशुओं का देवता भी माना जाता है, जो भी एक शिव जी का ही रूप है, वो भी यहीं से प्राप्त हुई है। यहीं से एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, जिससे माना जाता है कि यहाँ पर लोग होम पूजन हवन में विश्वास रखते थे।
यहाँ से घोड़े का दांत भी मिला है। कपास से निर्मित कपड़ा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है कि यहाँ गेहूँ और जौ की खेती के अलावा मोहनजोदड़ो को कपास की खेती का भी ज्ञान था। यहाँ से नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कांसे से बनी हुई है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिलता है जिसमें से हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिलता है और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण एक श्रृंगार का बॉक्स भी मिला है जिससे पता लगता है कि वहाँ की महिलाएं, इस सभ्यता की महिलाएं आभूषण और साज सज्जा की भी शौकीन थीं। अगला प्रमुख स्थल है सूतकांगेडोर। 1928 में आर.एल. स्टेन ने दास्क नदी के तट पर इसकी खुदाई शुरू की जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से मनुष्य की अस्थि का राख से भरा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ है। तो माना जाता है कि यहाँ पर अग्नि से दाह संस्कार का प्रयोग किया गया होगा। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त होती है। सूतकांगेडोर से ही मिट्टी से बनी चूड़ियाँ और बर्तनों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का चनहूदड़ो। चनहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। 1931 में एन.जी. मजूमदार के नेतृत्व में इसकी खुदाई शुरू हुई। चनहूदड़ो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल बाकी नगर व्यवस्था में हैं। यह इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हैं, यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं, यहाँ से हमें एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी प्राप्त होता है। चूड़ियों के कारखाने, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें चनहूदड़ो से प्राप्त होते हैं। हाथी के दांत का साक्ष्य भी हमें चनहूदड़ो से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब अगले स्थल लोथल की बात करेंगे। लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर 1954 में एसर राव ने इसकी खुदाई का कार्य शुरू करवाया। यह उस सभ्यता का बंदरगाह था और उस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता था। माना जाता है कि लोथल इसकी कमर्शियल कैपिटल थी। यहाँ से फारस की मुद्राएं मिलती हैं जिससे प्रमाणित होता है कि उस समय के लोग इतने विकसित थे कि वो फारस, ईरान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट तक व्यापार करते थे। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ भी प्राप्त होती हैं। यहाँ से चावल के दानों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। मम्मी आप लोग जानते हैं, मम्मी उसे कहते हैं जो आप अपनी माँ से कहते हैं वो मम्मी नहीं है। मम्मी किसी मृत व्यक्ति के शव को उस पर आयुर्वेदिक लेप लगाकर उसे किसी संरक्षित स्थान या ताबूत में रख दिया जाता है। ऐसा प्रचलन सर्वाधिक मिस्र की सभ्यता में पाया जाता है। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, मिस्र और ईरानी सभ्यताओं के समकालीन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियाँ थीं जिन्हें जुड़वा राजधानियाँ भी कहा जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जुड़वा कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जुड़वा राजधानियाँ किन्हें कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता है। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं। जैसे अपन लोगों के वर्णमाला में 52 चिन्ह हैं, ऐसे यहाँ पे इस सभ्यता की लिपि में 64 चिन्ह हैं जिन्हें भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा और समझा नहीं गया। यह लिपि पहले राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। पहले दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला प्रमुख स्थल है कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित कालीबंगन शहर
जो कि 1953 में एएस घोष द्वारा इसकी खुदाई शुरू की। यहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता की सील प्राप्त होती है। इसलिए माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन रही होगी। अग्नि की वेदी यहीं से प्राप्त होती है। यहाँ पे हवन कुंड जैसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिससे माना जाता है कि ये लोग जादू मंत्र टोना टोटका में भी विश्वास रखते थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन है। हल्के साक्ष्य भी कालीबंगन से ही हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगन से हमें एक और प्रमुख लकड़ी के खिलौने की बैलगाड़ी प्राप्त होती है। अगला प्रमुख स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा इस सभ्यता का प्रमुख स्थल इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र शहर है जिसे 3 भागों में बांटकर बनाया हुआ है। आइए हम इसके और थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। भोगवा नदी के तट पर गुजरात कच्छ में स्थित है। 1990 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसकी खुदाई शुरू करवाई गई। यहाँ पर बांध के साक्ष्य और स्नानागार भी मिला है। यह एकमात्र शहर जो 3 भागों में बांटकर बनाया हुआ है। फोर्ट पार्ट यानी दुर्ग भाग, इसमें राजा या मंत्री परिषद के लोग रहते होंगे। सेंट्रल डान मध्य भाग, जिसका मध्य शहर का भाग, जिसमें उनके या उनके निचले स्तर के लोग यानी आम नागरिक रहते होंगे। लोअर टाउन, इसमें कर्मचारी लोगों का निवास स्थान माना गया है। जल संरक्षण और निकासी की उत्तम व्यवस्था धौलावीर के लोग परिचित थे। धौलावीरा में कई बांध मिले हैं और जल संग्रहण और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अगला प्रमुख स्थल है रंगपुर। रंगपुर साबरमती नदी के तट पर गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। यह स्थल 1953 में एम.एस. वत्स द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से भट्टी की पक्की ईंटें मिलती हैं, यहाँ जिनका अनुपात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 4:2:1 है। यहाँ से चावल के साथ साथ बाजरा के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर लकड़ी के खंभे का घरों में प्रयोग हुआ है। माना जाता है जैसे कि और जगह ईंटें और पत्थर का उपयोग हुआ है, रंगपुर शहर में लकड़ी के खंभों का उपयोग भी छत को सपोर्ट देने में हुआ है। रंगपुर एकमात्र शहर है जहाँ पर सर्वाधिक पेड़ पौधों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रमुख स्थल है रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वाई.डी. शर्मा ने 1953 में की थी। यहाँ शवों के साथ सामान्य के साक्ष्य मिले हैं। जैसे यहाँ पर जो शव प्राप्त हुए हैं उनके साथ उनके आभूषण, उनकी दैनिक चर्या का आने वाले सामान, जैसे कि उनके बर्तन, उनके आभूषण और उनके साज सज्जा के सामान, उनके कपड़े, इस तरह के साक्ष्य शवों के साथ दफन मिले हैं। तो ये शवों के साथ सामान के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त होते हैं। यहीं पर शवों के साथ कुत्ते का साथ में दफनाने के साक्ष्य भी रोपड़ से मिले हैं। यहाँ से मोती के साक्ष्य भी मिले हैं। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वाई.डी. शर्मा ने की। एक कुगड़ वाले बैल की मूर्ति, जिन्हें हम नंदी का रूप मानते हैं, जो कि भगवान शिव की सवारी है, वो आलमगीरपुर हिंडन से नदी के तट पर प्राप्त होती है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं और यहाँ से सांप की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अगला प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1990 में रफ़ीक मुगल के द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। माना जाता है कि यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर बनाया गया होगा। यहाँ पर भी जैसे कि हड्डियों के अवशेष, फसलों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रमुख स्थल है बनावली, जो कि हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। बनावली की नगर योजना शतरंज की तरह या जाल के आकार की बनाई गई है।
ना तो यहाँ सड़कें सीधी मिलती हैं, ना ही समकोण पर काटती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट की है, जो कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का अंत है। कल हम लोग अपने हिस्टोरिक पीरियड पे बढ़ेंगे आगे। अगर आपको वीडियो लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।